हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का समय एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और इससे पहले चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस हम लोगों ने एक तरफ से देखे हुए हैं विद एग्जांपल्स, और साथ ही साथ उसका जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एग्जाम्पल, ये सारा ही सारा कवर किया गया है। लगभग चैप्टर 1 में 17 वीडियोज जो हैं। तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैप्टर नंबर 1 के वीडियोज नहीं देखे हैं, कृपया वो हमारे चैनल समय एकेडमी को विजिट करके एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 के प्लेलिस्ट है, वहाँ पे उन प्लेलिस्ट में वीडियोज को वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे जब कभी भी यहाँ से वीडियो अपलोड किए जाएँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत जो है स्टडी में लग जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे कि भाई कैसे हम जो है किसी भी जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका इनवर्स हम कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है। अब देखिए, इनवर्स प्राप्त करने के लिए हमने पिछले जो चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी फंक्शन इनवर्सिबल कब होगा, किसी भी फंक्शन का इनवर्स हम कब फाइंड कर पाएंगे, यदि वह फंक्शन क्या होगा, 1 होगा और ऑन टू होगा। यदि वह फंक्शन एकी और आच्छादी होगा तभी उस फंक्शन के हम लोग जो है इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन और सेक, कोसेक, ये जो एंड कॉट, ये जो फंक्शंस हैं, इनके इनवर्स हम फाइंड कर पाएंगे कि नहीं, और फाइंड कर पाएंगे तो किस कंडीशन के तहत फाइंड कर पाएंगे। क्योंकि हमें पता है, अगर हम इनके बारे में विचार करें तो आप स्पष्ट रूप से जान पाएंगे कि जो साइन का फंक्शन है वो रियल नंबर के लिए परिभाषित है, और रियल नंबर से केवल साइन में हम कुछ भी वैल्यू रखें वो हमें -1 से लेकर के +1 तक की वैल्यू ही आंसर में देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि जो साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन में वैल्यू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन -पाई की वैल्यू 0 होती है। तो आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि भैया साइन 0 भी 0 है और साइन पाई भी 0 है। जो साइन का फंक्शन है वो कदापि 1 नहीं है। अब ये फंक्शन 1 नहीं है तो इस फंक्शन का हम लोग इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यही हमारा मेन टॉपिक होगा कि पहले हम फंक्शन को क्या बनाएं, 1 बनाएं, या हम किस दिए हुए डोमेन के लिए ये फंक्शन हमारा 1 होगा, ये हमें पता करना बहुत ही आवश्यक है। जब ये पता कर पाएंगे तभी हम कह पाएंगे कि हमारा फंक्शन का इनवर्स, यानी साइन फंक्शन का इनवर्स, जो साइन इनवर्स है, उसको हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से जो साइन फंक्शन है वो रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, और रियल नंबर से हमेशा -1 से 1 के बीच में वैल्यू देता है। और ये बाकी कुछ ये जो है ग्राफ आपको स्पष्ट कर रहा है कि भैया साइन 0 यहाँ पे 0 है, तो साइन 0 का मान जो है 0 है, और साइन पाई का मान भी 0 है, और साइन 2 पाई का भी मान 0 है। साथ ही साथ साइन -पाई का मान 0 है, और साइन -2 पाई का मान 0 है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है यहां से यहां, ये देख रहे हैं, ये -1 से 1, -1 से +1, और फिर यहां से देखिए, फिर ये वैल्यू, ये ग्राफ जो है नीचे की ओर जा रहा है, फिर 1 से, फिर ये पाई से होते हुए फिर कहां पहुंचा, -1 पे, क्योंकि ये -1 है। ठीक है, ये -1 है, इसी तरह से इधर +1 है। तो इस तरीके से ये ग्राफ आपका चल रहा है। तो हम देख रहे हैं भैया कि -π/2 से पाई तक जो वैल्यू है वो -1 से 1 जा रहा है, और हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग वैल्यू ये ग्राफ जो है दिखा रहा है। तो पूरा ये फंक्शन जो है, कहते हैं कि ये पूरा फंक्शन जो है 1 और ऑन टू नहीं है, 1 नहीं है, लेकिन
जैसे ही इस फंक्शन साइन फंक्शन का डोमेन हम रियल नंबर के बजाय, जो साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन का डोमेन हम अगर रख दें -π/2 से π/2, और ये वैल्यू वही आएगी -1 से 1, तो ये फंक्शन, इस कंडीशन में ये फंक्शन क्या होगा, 1 भी होगा और साथ में ऑन टू भी होगा। तब इसका इनवर्स हम क्या करेंगे, फाइंड कर पाएंगे। तब इसका इनवर्स हम क्या करेंगे, फाइंड कर पाएंगे। देखिए इसका इनवर्स क्या हो जाएगा भैया, साइन इनवर्स सीधे -1 से 1 कहाँ चला जाएगा, -π/2 से π/2। ठीक है। इसी प्रकार से इस इंटरवल के लिए भी अगर एक दूसरा फंक्शन हम यहाँ पे डिफाइन करें जो कि इस इंटरवल की बात कर रहा हो, है ना, तो इसके लिए भी साइन π/2 to 3π/2 के लिए भी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -1 से 1 मिलेगी, -1 से 1 मिलेगी। यहां से ये देखिए π/2 है और यहाँ पे 3π/2 है, तो π/2 से 3π/2 के लिए भी मिलेगा। तो इसका भी इनवर्स हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, -1 से 1 इतना। इसी तरह से और आगे अगर बढ़े तो 3π/2 से इधर आ जाएगा आपका 2π में जो है π/2 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए 2π + π/2 5π/2, तो यहां से क्या होगा, 5π/2। तो अगला जो है मिल जाएगा 3π/2 5π/2 के लिए भी फंक्शन क्या होगा, 1 1 और ऑन टू होगा। और अगर इधर आते हैं -π/2 से -3π/2, यहां पर भी साइन फंक्शन जो है -π/2 से इसको बल्कि थोड़ा सा उल्टा लिखेंगे भैया, छोटे से बड़े की ओर लिखना है तो इंटरवल लिखेंगे, तो -3π/2 से -π/2 पे भी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ से वैल्यू हमको मिल जाएगी भैया 1 से, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी -1 से 1 के बीच की वैल्यू हमको मिलेगी। ठीक है, -1 से 1 के बीच की ही वैल्यू यहाँ से मिलेगी। तो जो साइन फंक्शन है वो खुद 1 1 नहीं है, पर जब हम इसके डोमेन को छोटे छोटे डोमेन्स में तोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है भैया कि साइन क्या है, 1 1 है। अब इसमें से देखिए भैया कई सारे मान, कई सारे डोमेन हमें यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। कई सारे डोमेन यहाँ पे हमको, ये डोमेन मिल गया, देखिए एक डोमेन ये है, एक डोमेन ये है जिसके लिए साइन 1 1 है, एक डोमेन ये है, और एक डोमेन इधर है, एक डोमेन इधर है ना। बहुत सारे डोमेन हमको इस तरह से मिलते जाएंगे। तो इसमें से जो आपका -π/2 से π/2 का डोमेन है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, मेन ब्रांच कहते हैं, मेन ब्रांच, या इसे हम लोग कहते हैं मुख्य शाखा। और इसके बीच के मान को ही हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। इसके मान को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य शाखा, यहां से यहां तक साइन का जो फंक्शन है यही इसका क्या कहलाएगा, साइन का मुख्य फंक्शन। अब देखिए ये साइन ग्राफ है, अब इसका इनवर्स अगर हम लोग बनाएं, इसका इनवर्स यानी कि साइन इनवर्स का ग्राफ अगर हम लोग देखें तो उसको भी देख लेते हैं। साइन इनवर्स का ग्राफ, अब देखिए साइन इनवर्स का ग्राफ अगर हम लोग देखें, ये -1 +1 और ये 0, π/2 π 3π/2
और इधर -π/2 -π -3π/2। तो यहाँ से भी 0 पे 0 ही होगा, और ये जो वैल्यू है आपकी निकल जाएगा π/2 पे 1 पे जाएगा, है ना। ये इस तरीके से चलेगा, और ये इधर आएगा, और ये इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है आपकी, यही जो है मुख्य वैल्यू होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी। और जो आपका साइन इनवर्स जो फंक्शन हो जाएगा वो सीधे चलेगा -1 से लेकर के -π/2 से π/2 पर ये फंक्शन जाएगा। इस तरह से आपका ये साइन इनवर्स का फंक्शन परिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से अब हम लोग बात करेंगे कॉस के बारे में। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं भैया कि साइन और साइन इनवर्स का फंक्शन, अगर हम लोग एक ही ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, इसी में अगर हम लोग साइन का भी ग्राफ प्रदर्शित कर दें, तो इसमें साइन का ग्राफ जो है इधर से चलने लगेगा। आपका जो है ये 0 हो गया, इधर कहीं π/2 है, फिर पाई है ना, फिर जो है 3π/2 है, फिर 2π है, और इधर -π/2 -π -3π/2 और -2π। तो अगर यहाँ से इसको हम लोग बनाएं तो ये यहाँ से कहाँ पे जाएगा, -1 पे जाएगा। ठीक है, -1 पे। तो अब यहाँ से ये ग्राफ जो निकलेगा वो π/2 पे कहाँ जाएगा, -1 पे, और फिर इस तरह से इधर से नीचे ऐसे बढ़ जाएगा, और ये इधर से आएगा, ये ग्राफ इधर जाएगा, और ये ग्राफ जो है इधर से π/2 पर 1 होते हुए यहाँ से निकलेगा और सीधे पाई पे जाएगा, और इस तरीके से चलेगा। तो अगर आप स्पष्ट रूप से देखेंगे तो ये एक x = y एक रेखा है। इस रेखा के सापेक्ष एक जो है क्या हो जाएगा, ये इमेज इसकी बन जाएगी दर्पण इमेज, यानी कि मिरर इमेज। आप यहाँ से देखेंगे इसके से क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कह देते हैं, इसका जो है साइन का इनवर्स का ग्राफ और साइन का ग्राफ दोनों में एक साथ ही बना दिया गया है। तो इस प्रकार से ये कुल मिला करके एक y/x के सापेक्ष, यानी y = x = y के सापेक्ष एक सिमेट्री हमें जो है क्या है, सिमेट्री दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कॉस का फंक्शन है, ठीक है, कॉस का फंक्शन भी रियल नंबर से -1 से 1 पर जो है डिफाइंड है। अब यहाँ पे जो कॉस का ग्राफ है, यहाँ से स्पष्ट होता है कि भैया जो कॉस 0 की वैल्यू है उस पर भी वैल्यू क्या है, 1 है, और इसके बाद cos 2π पे भी वैल्यू क्या है, 1 है, या cos π/2 पे वैल्यू 0 है, और cos 3π/2 पे भी वैल्यू 0 है। इसका सीधे से मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है ये 1 नहीं है। लेकिन अगर किसी विशेष पर्टिकुलर इसकी बात करें, अगर अपने डोमेन को हम यहाँ से यहाँ निर्धारित कर दें, यानी कि 0 से पाई पे निर्धारित कर दें, तो इसकी वैल्यू 1 से -1 के बीच में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन 1 नहीं है तो एक दूसरा फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं, cos 0 से पाई पर जो है ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -1 से 1 के बीच में आ जाएगी। तो इस कहते हैं कि इस डोमेन में इसकी वैल्यू ये मिलेगी, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जब 1 हो जाएगा तो हमें cos
इनवर्स को प्राप्त करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कॉस इनवर्स को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 से 1 और ये जाएगा 0 से पाई पर। इसी तरह से दूसरा, इसके लिए यहाँ से यहाँ के लिए हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ के लिए भी हो सकता है ना, तो कॉस इनवर्स यहाँ से आप देख सकते हैं ये वैल्यू भी -1 से +1 की ओर जा रहा है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि -1 से 1 तो यहाँ मिलेगा, और दूसरा जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा पाई से 2 पाई, इसके लिए भी है। फिर और इधर लौटे तो यहाँ से 0 से -पाई, यहाँ से कॉस इनवर्स और डिफाइन कर सकता है, क्या वो 0 से -पाई, यानी सीधे इसको लिख देंगे -पाई से 0 के लिए भी आपको मिल जाएगा क्या, -1 से 1 मिल जाएगा। तो इसमें सभी वैल्यूज में से इस वैल्यू को हम लोग क्या मानेंगे, मुख्य शाखा मानेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू आपको यहीं से मिलेगी, ठीक है। इस प्रकार से जो साइन इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा वो ये आपको प्राप्त होगा, जिसमें से जहां से ले करके ये वैल्यू यहाँ से ले करके 0 से पाई ये यहाँ तक, ये जो भाग है यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू आपको देगा। प्रिंसिपल वैल्यू सीधा से मतलब ये है भैया कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स फंक्शन, तो हमेशा जो वैल्यू जो हम आंसर देंगे वो यहाँ से यहाँ के बीच में होगी, यानी 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में, यहाँ 0 है और ये पाई है ना, ये इसका आंसर है। और ये जो डोमेन उसका होगा वो 0 से, और जो रेंज होगी वो 0 से पाई के बीच में उसकी रेंज होगी, ठीक है। और डोमेन क्या होगा, -1 से +1, ठीक है। तो इस तरह से कॉस इनवर्स फंक्शन भी आप दे सकते हैं। इसी तरह से अगर इसका भी रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है, इसका भी रिप्रेजेंटेशन अगर एक साथ कर दिया जाएगा तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ यहाँ पर भी आपको देखने को इस तरह से मिलेगा, ठीक है। इन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करने पर, लेकिन यहाँ पे आपको सिमेट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कोई ज़रूरी नहीं है। साइन में सिमेट्री इसलिए था कि थोड़ा सा सिमेट्रिकल लग रहा था, इसलिए रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉस। अब इसके बाद बात करेंगे कॉस से जो है कॉसेक इनवर्स पे। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद ये फंक्शन है आपका कॉसेक का, ठीक है। अगर इस फंक्शन पे ध्यान दें, आपको कॉसेक के बारे में चूंकि देखिए साइन जो 0 होता है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फिर साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन -पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और जो कॉसेक है वो क्या होता है, 1/sin होता है, ठीक है, 1/sin होता है। तो जहां जहां पे साइन 0 होगा वहां पे कॉसेक क्या होगा, नॉन डिफाइंड होगा, वहां पे डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि 0 यहाँ पे आने से वो इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, ठीक है। इसलिए जो कॉसेक का जो डोमेन है वो R तो है, साथ में n पाई क्या करना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। n पाई पर जो है वो क्योंकि डिफाइंड नहीं है, जहां पे n बिलोंग्स टू क्या है, z है। भाई n बराबर 0 रखेंगे तब भी डिफाइंड नहीं है। n बराबर अगर आप -1 रखेंगे, +1 रखेंगे, यानी कि 1 रखेंगे तो पाई आएगा। n बराबर पाई के लिए भी साइन 0 होता है, -पाई के लिए भी 0 होता है, 2 पाई के लिए 0 होता है, -2 पाई के लिए 0 होता है साइन। तो इन वैल्यूज पर कॉसेक क्या है, डिफाइंड नहीं है। इसीलिए इसका जो डोमेन रखा गया है वो कॉसेक का वो डोमेन ये है। इसके बाद वैल्यू कहां से कहां देगा, आपने देखा कि जो कॉसेक का है वो वैल्यू तो सारा देगा, पर कभी भी आपने देखा होगा इसकी वैल्यू जो है -1 से छोटी वैल्यू नहीं आती, -1 से बड़ी और 1 से छोटी, ये दो वैल्यू इसमें नहीं मिलेगी आपको। साइन कॉसेक 0 हो गया, पहुंच गया कहां पे, अब ये वैल्यू यहाँ पे 0 पे है, ग्राफ से थोड़ा देख लेते हैं भैया। ये वैल्यू 0 पे कहाँ पहुंच गया है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। ये ग्राफ कहाँ की ओर जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर चला जा रहा है।
ठीक है। उसके बाद पाई बाई 2 पे यानी 90 पे 1 हो जा रहा है, 90 पे 1 हो जा रहा है। अब इसके बाद फिर ये वैल्यू घटने लगती है जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, और पुनः एक बार ये पाई पे पहुंचने पे फिर से इन्फिनिटी हो जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 0 से ये शुरू होगा इन्फिनिटी से, और आते आते जैसे जैसे पाई से 3 पाई की ओर जाएंगे ये पुनः 1 की ओर जाएगा, और फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 2 पाई पर जाते जाते पुनः ये इन्फिनिटी की ओर भाग जाएगा, ठीक है। -1 पे पहुंचेगा, ये -1 है, ठीक है, -1 पे ये पहुंच रहा है। इसी तरह से इधर पे भी -π/2 पे भी -1 पे पहुंचेगा, और फिर जो है जैसे जैसे -π की ओर आएगा फिर से 0 से -1 की ओर, 0 से 1 की ओर आएगा, और फिर इन्फिनिटी की ओर निकल जाएगा -2π पर। तो कहने का मतलब है कि भैया 1 तक तो आ रहा है, इन्फिनिटी से कहां तक आ रहा है, 1 तक आ रहा है। अब माइनस इन्फिनिटी से कहां तक आ रहा है, -1 तक आ रहा है, पर उसके नीचे नहीं जा रहा है। यानी कि ये 1 -1 और +1 के बीच में जो कॉस है उसकी वैल्यू, कॉसेक है उसकी वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। इसलिए जो कॉसेक का जो फंक्शन है उसका जो कोडोमेन है वो r -1 to 1 है, ठीक है। एक बार इसको रेंज भी कह सकते हैं इसका, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर भी वैल्यू भैया बार बार रिपीट हो रही है, 3π/2 पे भी 1 है, π/2 पे भी 1 है, -π/2 पे जो है 1 है, -3π/2 पे भी -1 है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है। तो यहां पर भी हम लोग किसी विशेष रिस्ट्रिक्शन के अंदर इसको हम लोग 1 1 बनाएंगे। आप देखिए कहां से कहां तक के लिए होगा, ये देख रहे हैं 0 से पाई, 0 से पाई चल रहे हैं, ये है इन्फिनिटी से इधर की ओर आया है ना, फिर यहां से इधर निकल गया, ठीक है। तो एक प्रकार से इनकी वैल्यू की बात करें 0 पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। और π/2 से देखिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा कि 0 पर डिफाइंड नहीं है, ये -π देख रहे हैं, ये -π है, -π से जैसे जैसे 0 की ओर जाएंगे डिफाइंड तो है यहाँ पे, लेकिन -π से 0 की ओर जाएंगे इन्फिनिटी चला जा रहा है। फिर इधर से 0 को छोड़ करके फिर इधर से ये डिफाइंड है 1 पर, फिर यहाँ से ये इन्फिनिटी की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये और ये, यानी कि कॉसेक का जो डोमेन है अगर उसको हम रियल नंबर के बजाय उसको हम रख दें, क्या रख दें, -π/2 -0, तब ये वैल्यू हमको कहाँ देगा, ये दे देगा हमको टोटल वैल्यू कहाँ देगा, रियल नंबर पे देगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा, -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका इनवर्स, अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं था, पर ये जो फंक्शन है जहां पर हमने डोमेन को -π/2 से π/2 -0 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो यहां से स्पष्ट होगा कि ये जो फंक्शन है अब ये 1 1 और ऑन2 हो चुका है। अब इसका इनवर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, वही कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स हो जाएगा आपका, ये जो आपका कोडोमेन है ये इसमें अब क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, यानी r -1 to 1 से कहाँ पहुंच जाएगा, -π/2 से π/2 -0, ठीक है। यहां से ये होगा भाई 0 कि 0 पे डिफाइंड नहीं है कॉसेक, इसलिए इनवर्स भी वहां पर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका कॉसेक का जो फंक्शन है कॉसेक इनवर्स, और यही इसकी जो है प्रिंसिपल वैल्यू भी आपको देगा, ठीक है। अब यहां से यहां पहुंच गए तो फिर π/2 से ये π/2 हो गया, और
π/2 से 3π/2 माइनस पाई, तो π/2 से, अब देखिए क्योंकि यहाँ पर पाई पर क्या है, डिफाइंड नहीं है, तो अगला अगर हमें फाइंड करना हो तो π/2 से 3π/2, जिसमें पाई पर ये डिफाइंड नहीं रहेगा। तो और अगर इसका हम लोग दूसरा फंक्शन और निकालना चाहें, दूसरा डोमेन निकालना चाहें कॉसेक का, तो हो जाएगा π/2 से 3π/2 माइनस पाई। ठीक है, पाई को हटा देंगे, क्यों हटा देंगे, तो इसके बीच में पाई है और पाई भी डिफाइंड नहीं है, तो उन सब में ये प्रिंसिपल वैल्यू जो देगा वो यही देगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेक इनवर्स। देखिए स्टूडेंट, इसी प्रकार से सेक जो फंक्शन है, अगर हमें सेक का इनवर्स फाइंड करना है तो पहले हमें सेक का वो इंटरवल पता करना पड़ेगा जिसके लिए सेक फंक्शन जो है क्या है, 1 है, और साथ ही साथ आंटू भी। तो देखिए उसके लिए, देखिए सेक में फंक्शन जो भी है उसमें कहाँ पे ये परिभाषित नहीं है, कहाँ पे ये सेक फंक्शन जो है डिफाइंड नहीं है। उन स्थानों पर सेक फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा जहाँ पर कॉस की वैल्यू 0 मिलेगी, और आपको पता है कि कॉस की वैल्यू 0 हमें कहाँ पे मिलती है, ये कॉस जो है π/2 जो है उस पर क्या मिलता है हमें, cos π/2 पे वैल्यू हमें 0 मिलती है। इसी प्रकार से cos -π/2 की हमको क्या मिलेगी, वैल्यू 0 मिलेगी। तो इन स्थानों पर जो सेक है वो फंक्शन परिभाषित नहीं होगा। तो यानी कि जो डोमेन है, डोमेन में वो चीजें नहीं रहेंगी जहां पर फंक्शन परिभाषित नहीं है। तो कुल मिलाकर के R में से ये वैल्यू घटानी है, जबकि 0 अगर यहाँ पे रखते हैं तो π/2 आएगा, 1 रखते हैं यहाँ पर तो 3π/2 आएगा। ठीक है, 3π/2, अब यहाँ ग्राफ से आप समझिए कि π/2, 3π/2 या -π/2, -3π/2, इन स्थानों पर जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी आप ग्राफ से देख पा रहे हैं, वैसे भी आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो है हमेशा या तो -1 से छोटी होगी या तो 1 से बड़ी होगी, यानी कि -1 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू होगी ही नहीं। ठीक है, -1 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू होगी ही नहीं, इसलिए इसका जो फंक्शन है आपका वो कहते हैं कि ये जो फंक्शन है -1 और 1 को छुएगा नहीं, बस वहीं से उसी के पास तक आकर के क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, यहां तक वैल्यू आपको मिलेगी। अब अगर इसके इनवर्स की बात करें, कॉस के इनवर्स की बात करें, सेक के इनवर्स की बात करें, तो जो इसका इनवर्स होगा आप समझ सकते हैं कि माइनस, देखिए भाई ये π/2 पे डिफाइंड नहीं है, π/2 पे डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है π/2 पर डिफाइंड ही नहीं है, तो यहाँ से और फिर यहाँ से, तो कुल मिलाकर के इसका जो आप कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी, या इसका जो ऐसा फंक्शन जिसका हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकें, तो वो आपका जो हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा -π/2 से एक चीज समझ लीजिए, यहां पर देखिए थोड़ा सा और समझ लीजिए कि हाँ यहां शुरू होगा 0 से पाई, तो ये हो जाएगा 0 से पाई, लेकिन इस बीच में जो π/2 है उस पर ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तब यहाँ से चलेंगे तो -1 से 1 के बीच की वैल्यू हमको यहाँ पर प्राप्त होगी, -1 से 1 के बीच की वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त होगी। तो अब R-, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा
r माइनस 1 से 1। ठीक है, ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो अब इसका इनवर्स हम लोग, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन 1 1 है और ऑन 2 है, तो अब हम लोग यहाँ से इसका इनवर्स आसानी से लिख सकते हैं। कह सकते हैं कि जो सेक इनवर्स है वो r माइनस 1 से 1 से हो करके 0 to पाई तक चलेगा और -π/2। एक्चुअल में ये हमें जो देगा ये प्रिंसिपल वैल्यू देगा। अगर इस प्रिंसिपल वैल्यू को हम लोग यहाँ पर देखना चाहें तो इस इनवर्स ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये दो वैल्यू है जो हमें इसका इनवर्स देगा। यानी कि -1 से, अब देख पा रहे हैं इधर -1 से 1 की ओर r माइनस है ना, इनको छोड़ करके ये दो वैल्यू छोड़ करके पूरा r, और इधर की वैल्यू इधर छोड़ के पूरा r, उस पर ये हमें वैल्यू देगा। और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी भैया, 0 से कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से पाई तक जा रही है वैल्यू, लेकिन π/2 पर हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, π/2 पर वैल्यू नहीं मिलेगी। 0 से लेकर के पाई तक इसका मान मिलेगा और π/2 पर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो लाइन है, इस लाइन को दो में से एक भी ग्राफ, न इधर वाला और न ही इधर वाला, कोई भी ग्राफ इसको टच नहीं कर रहा है, तो π/2 पे परिभाषित नहीं होगा। इसी तरह से दूसरा मिल सकता है, ये मिलेगा यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो यहाँ पर देख रहे हैं -π/2 हो जाएगा, है ना, -π/2 परिभाषित नहीं होगा। तो बहुत सारे मान इसके मिलेंगे, लेकिन हमें जो प्रिंसिपल वैल्यू जो ज्ञात करनी होगी, मुख्य मान जो ज्ञात करना होगा, वो इसी में से आएगा, और साथ में वो π/2 भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई जो है सेक इनवर्स की। अब इसी तरह से कॉट, और जो है इसके अलावा आपके पास दो फंक्शन और बचे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि टैन और काट। तो टैन और काट का भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका टैन फंक्शन है वो, उसका जो डोमेन होता है वो r माइनस x सच दैट x इक्वल्स टू 2n+1 π/2 पे डिफाइंड होता है, और सारी वैल्यू रियल नंबर की हमें सारी वैल्यू मिल जाती है। देखिए होता क्या है कि जो भी टैन फंक्शन है, देखिए वो कहाँ कहाँ पे डिफाइंड नहीं है। जहाँ पे साइन डिफाइंड नहीं होगा, अरे कॉस, जहाँ पे कॉस डिफाइंड नहीं होगा वहीं पे टैन भी डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा जो है आपको अलग अलग वैल्यू जिसकी आपको मिलती रहेगी। इधर इन्फिनिटी चला जाएगा और -∞ से भी चलेगा। तो इसका जो फंक्शन है भाई π/2 पर ±π/2 पर ही डिफाइंड नहीं है, और उसके बीच की सारी वैल्यू के लिए डिफाइंड है। ठीक है, तो अगर इसके हम जो टैन फंक्शन है, अगर इसके डोमेन को हम फिक्स कर दे जो है -π/2 से π/2, तो ये हमें पूरा का पूरा रियल नंबर देगा। तो अब इसका इनवर्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो टैन इनवर्स क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स जो फंक्शन हो जाएगा वो r से लेकर के ओपन इंटरवल π/2 से π/2। तो π/2 से π/2 पर ही डिफाइंड नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहाँ ग्राफ से कि π/2 पर इन्फिनिटी चला जा रहा है, और यह -π/2 +π/2, बाकी पे सब पे इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 45 है, 45 पे 1 इसकी वैल्यू मिलती है, आप जानते हैं tan 45 1 होता है, और जो है tan 0 0 होता है, tan π/2 इन्फिनिटी होता है, tan -π/2 भी इन्फिनिटी होगा। तो इस तरह से इसका इनवर्स जो है इस तरह से मिल जाएगा। इनवर्स का ग्राफ जो है वो फिर अब इस तरीके से मिल जाएगा, यहाँ से चलेगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, और इसी तरह से इसका इनवर्स का ग्राफ भी आपको मिल जाएगा। इनवर्स का ग्राफ थोड़ा सा, अगर इसको हम लोग ऐसे चलेगा, ठीक है, इनवर्स का ग्राफ ऐसे। ठीक है,
तो यही जो है आपका, अगर ये x है और x डैश है, ये 0 है, ये y और y डैश है, तो ये जो है यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू देगा। ठीक है, यहाँ पे -π/2 है और यहाँ पे π/2 है, ये 0 है। ठीक है, तो ये वैल्यू इसकी प्रिंसिपल वैल्यू देगी। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे tan फंक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका cot फंक्शन है वो वहां पे डिफाइंड नहीं होगा जहां पर साइन जो है डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि cos बराबर क्या होता है, साइन cot बराबर होता है cos बटे साइन। ठीक है, cos अपॉन साइन। तो आपको मालूम है कि साइन जो है 0 पर, साइन 0 है और साइन पाई भी 0 है। तो जहां पर साइन 0 हो जाएगा वहां पर cot फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, बाकी हर जगह cot फंक्शन डिफाइंड होगा और इसकी वैल्यू आपको इस तरह से मिलेगी। तो अगर इसका एक हम लोग फंक्शन, ऐसा फंक्शन डिफाइन करना चाहें जो कि क्या हो, 1 हो, तो वो हो जाएगा सीधे 0 से पाई पर, और उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 से पाई। 0 और पाई को सम्मिलित नहीं करना, यानी ओपन इंटरवल 0 to π to r। तो अगर इसका हम लोग इनवर्स निकालना चाहें, cot इनवर्स, तो cot इनवर्स हो जाएगा r2 0 to π। इस तरीके से ये आपका जो है cot का ग्राफ है, और इसी का इनवर्स का ग्राफ भी हम लोग यहाँ से, इनवर्स ग्राफ भी यहाँ पर हम लोग इसका देख सकते हैं। ठीक है, ये x है, x डैश है, और ये y है, और ये y डैश है। तो यहाँ पर इसका हम लोग इनवर्स का ग्राफ भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। वो सीधे इसको आपको क्या करना है, पलट देना है। यहाँ पर ये आपका जो हो जाएगा 0, ये 0 है, ये पाई है, तो यहाँ पे बीच में π/2, और यहाँ पे -π/2, यहाँ पे -π, इस तरह चलेगा। तो आपको मालूम है, तो ये फंक्शन जो है पाई पे इंफिनिटी होगा, तो सीधे सीधे ऐसे आएगा और ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, जो cos आपका इनवर्स होगा। तो यही आपका जो है प्रिंसिपल वैल्यू भी देगा, इधर चलेगा फिर ऐसे आएगा, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से पाई। ये 0 है, यहाँ से ऐसे चलेंगे और ये, तो ये आपको प्रिंसिपल वैल्यू देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने त्रिकोणमिति फलनों के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे हम लोगों ने कहते हैं कि इनवर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब जो आपके बुक में एक्सरसाइज दिया हुआ है, वो एक्सरसाइज जब अगर आप ये बात समझ गए हैं, सबका आपने जो है कहते हैं कि रेंज हर एक फंक्शन का, हर एक इनवर्स फंक्शन का, साइन इनवर्स फंक्शन का, कास इनवर्स फंक्शन का, और tan इनवर्स फंक्शन का, और सभी इनवर्स फंक्शन के जो 6 फंक्शन हैं, अगर उनका आपने डोमेन को डोमेन फाइंड कर लिया है, तो उसके बाद किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जो बेसिक ऑपरेशन है उनको करके हमें ध्यान रखना है, भाई साइन है तो वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए, जिसमें π/2 और -π/2 और +π/2 भी क्या है, इंक्लूडेड है। यानी कि कैसा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, -π/2 से π/2। कास इनवर्स फंक्शन है तो उसका जो आंसर आएगा वो कहाँ से 0 से पाई पर आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो फंक्शन हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, वो भी जो है -π/2 से π/2 पे तो होगा, पर जो कॉसेक है भैया वो किस पे डिफाइंड नहीं है, 0 है ना, तो 0 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरह से अब ये साइन का हो गया, साइन इनवर्स का, ये कॉस इनवर्स का हो गया, और ये आपका कॉसेक इनवर्स का हो गया। ठीक है, अब इस तरह से अगर हम लोग बात करें सेक इनवर्स की, तो वो भी 0 से पाई तक जाएगा, पर जो है भैया ये भी किस पे डिफाइंड नहीं है, π/2 पे डिफाइंड नहीं है, तो π/2
आंसर में नहीं आना चाहिए। इसके बाद जो आपका tan फंक्शन है वो एग्जैक्ट साइन की तरह है, पर वहाँ पे ओपन इंटरवल होगा, और इसी तरह से जो काट है वो एग्जैक्ट कॉस की तरह वहाँ पर ओपन फंक्शन होगा। ठीक है, 0 to पाई। तो अब इन चीज़ों को बहुत ध्यान से आप समझ सकते हैं, एक साथ अगर आप देखना चाहें तो भी इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। आपको इस बात को एकदम दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा, और जो ग्राफ के बारे में चर्चा की गई इसको एक बार आप स्वयं से रिवाइज भी कर सकते हैं, और ग्राफ के हिसाब से आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ग्राफ इसलिए आपको बता दें जिससे कि चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहें। तो एक बार इसको हम लोग जो है एक बार पुनः से सारी टेबल को हम लोग देख लेते हैं। जो साइन इनवर्स है फंक्शन आपका वो ओपन इंटरवल -1 से 1 पे डिफाइंड होकर के वैल्यू कहाँ से कहाँ देगा, -π/2 से π/2 तक की। फिर दूसरा जो है आपका कॉस इनवर्स है, ये भी वैल्यू आपकी -1 से 1 से चल करके 0 से पाई तक चलेगी। इसके बाद कॉसेक इनवर्स की जो वैल्यू है वो सीधे सीधे r से चलेगा, r -1 to 1, -1 to 1 को नहीं छू रहा है ये वैल्यू, तो यहाँ से निकल करके सीधे -π/2 to π/2 चलेगा, पर 0 पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, इसके बाद चौथा जो है आपका सेक इनवर्स, ये वैल्यू आपकी जो है r -1 to 1 से चलेगा, और ये भी 0 से पाई, और ये π/2 पर डिफाइन नहीं है। ठीक है, π/2 वैल्यू नहीं देगा, इस पर डिफाइन नहीं है, और π/2 वैल्यू इस तरह से नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद जो tan इनवर्स है वो पूरा का पूरा रियल नंबर से चलेगा, और रुकेगा कहाँ, -π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, इसके बाद 6 जो है कॉट इनवर्स, ये भी रियल नंबर से ही चलेंगे और पहुंचेंगे जो है 0 to पाई ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। ये एक प्रकार से कहें कि इसे आप जो है बिल्कुल से दिमाग में बैठा के रखेंगे हमेशा, ट्रिग्नोमेट्रिक जब भी आप प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड कर रहे होंगे, यहीं से आपको प्रिंसिपल वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कीजिए, है ना, मुख्य मान याद करना है आपको। और पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो साइन इनवर्स का है और -1/2 लगा हुआ है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है, 30 की वैल्यू है। 30 यानी कि साइन π/6। ठीक है, अब जो है आपको मालूम होगा कि साइन -θ -sin θ, तो अब इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन -π/6। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से जो वैल्यू आपको मिल जाएगी वो आ जाएगी -π/6। देखिए ये वैल्यू बिलोंग कर रही है -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, इसलिए ये आंसर हमारा, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू जो है जाएगी, भाई जो भी होगा ये इससे बिलोंग करना चाहिए, साइन का इससे बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो cos इनवर्स -1/2, ठीक है भैया। cos कहाँ से कहाँ है, 0 से पाई के बीच में हमको चाहिए वैल्यू, तो देख लेते हैं भाई। cos इनवर्स माइनस ये हो जाएगा cos π/3। अब आपको मालूम है कि cos कहाँ पे निगेटिव होता है भाई, पाई से सब्ट्रैक्ट कर दें, सेकेंड में निगेटिव होता है cos। तो इसको सीधे निगेटिव हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, cos इनवर्स cos पाई माइनस π/3, ये cos इनवर्स ये हो जाएगा cos 2π/3, यानी कि ये 2π/3 हो जाएगा। और जो 2π/3 है ये पाई से छोटा है ना, जो कि बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में, यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से तमाम क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, उसको आप कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ध्यान रखें केवल प्रिंसिपल वैल्यू का। और इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 आप पूरा पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी कहीं आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे कि आपको उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। अब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग जो है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, और साथ ही साथ कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज देखेंगे, फॉर्मूले देखेंगे, जिन्हें हम लोग आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने में जो है जरूरत पड़ेगी जिनकी, उन्हें हम देखेंगे। इसके बाद हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल और मिसलेनियस एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। वेल स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो भैया तो सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमें भी बराबर प्रोत्साहन मिलता रहे, और हम आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें और नए नए ट्रिक्स आपके लिए लेके आएँ, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में या अपने दूसरे अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले आ पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।